नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और न्यूज़ लाइन पर आपका स्वागत है। ज़िंदगी के कई फ़लसफ़े होते हैं, उसमें से एक फ़लसफ़ा है ज़िंदगी एक जंग है। लेकिन कभी कभी कुछ जंग ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी तय करने की हैसियत रखती हैं। ऐसी ही एक जंग के सामने हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा। और विजय बहुगुणा जी आज हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद आपका। वोटिंग के दिन बड़े कम रह गए हैं, या यूँ कहूँ कि अब घंटे बचे हैं, काउंटडाउन शुरू है, दिल की धड़कनें तेज़ हैं। हम लोग की दिल की धड़कनें बहुत नॉर्मल होती है। पॉलिटिशियंस होते हैं वो शॉक प्रूफ होते हैं, एक्साइटमेंट नहीं होता है। और निश्चित तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव एक चुनौती होता है जिसका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मतदाताओं का और यहाँ के आवाम का मुझे समर्थन मिल रहा है तो मैं काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ कि यहाँ से कांग्रेस पहली बार जीतेगी। सितारगंज को आपने यूं ही नहीं चुना है। कहा यह था कि सितारगंज में आने से पहले आपने गुणा भाग जोड़ घटाव सब कर लिया था। सितारगंज में बतौर उम्मीदवार आपका अपना अनुमान क्या कहता है? देखिए, यहाँ कांग्रेस कभी जीती नहीं है और निश्चित तौर पे यहाँ के मतदाताएं अब चेंज चाहते हैं। यहाँ क्या जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उससे वो बढ़ी नहीं, घटी नहीं है। बाढ़ सारा क्षेत्र से प्रभावित हो जाता है। यहाँ के किसान अपने भूमिधरी अधिकार के लिए कई साल से संघर्ष कर रहे थे। पूरे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो निश्चित तौर पर अब उनको ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ और यहाँ से उनका विधायक बनता हूँ तो एक ऐसा विधायक बनूँगा जो कि मुख्यमंत्री भी है। तो निश्चित तौर पर मैं करूँगा भी और उनको लगता भी है कि इस क्षेत्र के जो पिछड़ापन है वो कुछ हद तक दूर होगा। एक बुनियादी सवाल मेरा ये है कि सितारगंज में उतरने से पहले या कहा यह जाता है, जैसे आपने कहा कि भूमिधरी का कानून जो है या जो अधिकार या जो जीओ आपने अभी पास किया है, उस जीओ से बहुत बड़ी आबादी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, जब कानून बनता है तो कानून सबके लिए बनता है। जो मैंने कानून बनाया ये केवल सितारगंज के लिए नहीं है। ये बड़ी अफसोस की बात है कि बीजेपी के लोग जो है वो भ्रमित कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में जिनको गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट में लीज के पट्टे मिले थे और जो 30 साल से काबिज हैं, पूरे उत्तराखंड में उनको भूमिधर अधिकार दे दिया गया है। तो ये लॉ केवल एक रीजन के लिए नहीं बना है, स्टेट के लिए बना है। और क्योंकि बीजेपी ये काम कर नहीं पाई, उनका सोच नहीं थी, और मैंने करके दिखा दिया है। और मैंने तारीख बता दी कि 17 तारीख को, 18 तारीख को 11 बजे मैं अरविंद नगर गांव में पहला भूमिधरी का हक दूंगा। तो इसके बाद जनता तक जहाँ तक सवाल है, उनका मुझ पर विश्वास है। कहा यह जाता है कि जो जीओ आपने जारी किया है उसमें वो लोग जो खेती कर रहे हैं आज की तारीख में, जो पट्टे पे हैं, उनके पास तो अधिकार है। लेकिन जिन लोगों ने मकान बना रखा है या जिन लोगों ने अपनी ज़मीन किसी और को बेच रखी है, वो उस अधिकार के हकदार नहीं है। देखिए, खेती की ज़मीन में भी आपको अपना मकान बनाने का अधिकार होता है, यानी उनका हक है। हक है जी। जिन पट्टेधारकों ने अपनी कुछ हिस्से की ज़मीन बेच दी, वो बेचना तो इलीगल था, जिसने खरीदा वो भी इलीगल था। तो हमने डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जो सेटलमेंट कराएगा, कंसिलिएशन कराएगा, ताकि जिसने ज़मीन खरीद ली उसका भी हित ना हो। मोटी फंडामेंटल चीज़ ये कि कानून हम बनाते हैं, कानून ने हमको नहीं बनाया है। अगर भारत के संविधान का 116 बार संशोधन हो सकता है तो कौन सा कानून है स्टैट्यूट बुक में जिसको हम अमेंड करके लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते? बेसिक है अप्रोच की बात और विल पावर। एक लाइन का मैं संदेश आपकी ज़ुबान से चाहता हूं कि लोगों तक जाए। क्या आप ये कह रहे हैं कि भूमिधरी का जीओ जो हमने पास किया है वो दरअसल आम आदमी के हक में है, उसमें ज़रूरी संशोधन करना होगा तो करेंगे, लेकिन आपके हक को महफूज रखें? बिल्कुल, कानून व्यक्ति की सुविधा देने के लिए है, कानून किसी का हक मारने के लिए नहीं है। और निश्चित तौर पर जो किसान वहाँ रह रहे हैं, जिन्होंने इतने साल से परिश्रम करी, ज़मीन बनाई है, उनका हक मिलेगा। और यही नहीं, कई अभी तो और भी कैटेगरीज की ज़मीनें हैं। मैंने कहा है कि मैं काका गंगा नहीं जानता, लेकिन जो आदमी काबिज है, कई साल से काबिज है, अगर हम अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलेट कर सकते हैं, रेगुलराइज कर सकते हैं, हमने दिल्ली में देखा कि हम क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आप पोजीशन में हो और स्टेट को कभी ज़मीन मिलेगी नहीं, इससे अच्छा है स्टेट को कुछ रेवेन्यू मिल जाए और आपको टाइटल मिल जाए ताकि आप उस ज़मीन को मॉर्गेज कर सकें, बैंक से लोन ले सकें। तो मेरी सोच प्रो फार्मर है, बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग है, और कोई लॉ ऐसा नहीं है जो
अच्छे काम में बाधक होता है, केवल उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसमें वोट का कोई मकसद नहीं है। वोट तो देखो, उसके साथ मैं चुनाव लड़ता भी नहीं यहाँ से। जिस दिन मैंने ये सितारगंज मैं आया था शांति शक्ति फार्म, तो मैंने बहुत घोषणाएं करी थी वहाँ। मैंने डिग्री कॉलेज की घोषणा कर दी थी और डिग्री कॉलेज खोलने का पैसा भी रिलीज़ कर दिया था। मैं दुविधा में था कि मैं पार्लियामेंट सीट 2 बार जीत चुका हूँ और 14 विधायक हैं मेरे नीचे। 5-6 MLA इस्तीफा लेके मुझे छोड़ गए थे कि आप यहाँ से लड़िए। लेकिन मंडल जी जब मुझसे मिले और मंडल जी ने मुझसे जब कहा कि साहब आप क्यों जाते हैं, आप यहाँ से आइए, आप भूमिधारी दिला दीजिए ताकि मेरा सम्मान बढ़े और मेरा एक संघर्ष, उसने बहुत साथ संघर्ष किया भूमिधारी के लिए। तो मैंने ऐसे ही मजाक में उनसे कहा कि कर तो दूंगा लेकिन फिर तुम सीट छोड़ोगे? उसने कहा मैं सीट छोड़ दूंगा। मैंने 18 घंटे में करके दिखा दिया और उसने अपनी ज़बान रख के सीट छोड़ दी। फिर मैंने सोचा कि लोग मेरे राय दी लोगों ने कि साहब तो कांग्रेस हारती है, अगर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड का किसी एक सीट से चुनाव नहीं जीत सकता तो पार्टी को क्या जिताएगा। तो मैंने कहा ना, उल्टी हवा में जो पतंग उड़ाता है उसको पतंगबाज बोलते हैं। तो मैं तो सियासी पतंगबाज हूँ और यहाँ लड़ रहा हूँ और यहाँ कांग्रेस की पताका फहराऊंगा 11 तारीख को। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आपको कमान मिली और जिस तरह की जद्दोजहद हमने देहरादून से दिल्ली तक की देखी और जितनी लड़ाई जितनी खींचतान चली, उसमें अगर आपके हाथ में कमान आ जाती है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आप में वो हुनर है कि कमान कैसे लेते हैं। अभी आपने किरण मंडल का जिक्र किया। किरण मंडल को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं और हुई भी हैं। क्या किरण मंडल को वाकई किसी डील के तहत हटाया गया? देखिए, वो जीता हुआ विधायक था, 5 वर्ष का उसके पास कार्यकाल था और 5 वर्ष का जो कार्यकाल जो विधायक होता है या कोई भी विधायक हो, आप किसी को कोई डील से नहीं ला सकते। वो आदमी, आप उससे मिलिए, बड़ा साधारण आदमी है और संघर्ष से आगे बढ़ा है और मैंने ज़रूर उसको सम्मान दूंगा। आज फिर घोषणा कर रहा हूँ सार्वजनिक, जिस दिन चुनाव खत्म होगा मैं उसका सम्मान करूँगा, उसको मैं राज्य मंत्री का स्तर दूंगा, क्योंकि उस आदमी में मुझे संघर्ष का नेतृत्व की क्षमता दिखती है और उसने मेरे लिए त्याग किया है, कांग्रेस के लिए त्याग किया है और मैं निश्चित तौर पर उसको दूंगा। और ये जो उन्होंने एक, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, एक कार्यकर्ता खड़ा कर दिया बीजेपी ने, कोई राय हो वो खड़ा कर दिया उसको एक दिन, और एक लड़के का बयान जो कॉर्पोरेटिव नहीं है, किसी तथ्य से जिसकी पुष्टि नहीं होती है, जिसका अस्वीकार कर दिया राज्यपाल ने, जिसका वर्जन अस्वीकार कर दिया इलेक्शन कमीशन ने और जिसका वर्जन अस्वीकार कर दिया हाईकोर्ट ने। तो ये तो बीजेपी आज फितूर एक, जिसको तो लक्ष्मण रेखा पार कर रही है, मर्यादाओं को पार कर रही है। जाके राज्यपाल के सामने कहा इन्होंने कि भीमलाल आर्य को भगवाना ने किडनैप कर लिया। भगवाना के सामने आपके 5 वरिष्ठ नेता गए और कहा कि कांग्रेस ने उसको किडनैप कर लिया है और वो एमएलए अपने घर में सो रहा है और टहलते हुए आपके घर पहुंच गया वो। तो बीजेपी चुनाव सितारगंज का हार चुकी है, ये प्रचार नहीं कर रहे हैं, ये केवल चुनाव टालने के लिए मेहनत की इन्होंने, पहले इलेक्शन कमीशन में फिर हाईकोर्ट में। और जिस लड़के ने पिटिशन फाइल की, जो पिटिशनर है, अभी मुझे बताया लोगों ने, टीवी वालों ने, कि उसने बयान दे दिया है कि मेरे साथ तो कोरे कागज में साइन कराए गए और मुझसे कहा गया कि भूमिधारी का कोई मुकदमा दायर करना है और उसमें उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया मंडल और चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ। तो उसने तो नाराज होकर इस्तीफा दे दिया।